हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से पर्टेनिंग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। तो रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। इस सवाल को कहता है ऑन 1 जनवरी 2004 an entity subscribed for rupees 20,000 5% bond interest being payable annually in arrears। 1 जनवरी 2004 पे कंपनी ने 20,000 की फेस वैल्यू और 5% कूपन का एक इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड परचेज किया है। इशू कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बॉन्ड इज 500 ₹500 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है एंड द बॉन्ड वाज इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। और ये 20,000 की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड आपने 5% के डिस्काउंट पे यानी कि 19,000 का परचेज किया है। तो एक्चुअली आपने 19,000 परचेज किया, 500 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फेस वैल्यू 20,000 है एंड विल बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 दिसंबर 2006। और ये 3 साल के बाद 5% के प्रीमियम पे यानी कि 21,000 पे रिडीम होगा। The effective interest rate was calculated at 7.51%। अब देखिए, कूपन 5% है लेकिन आईआरआर 7.51% है। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट ने हमारे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया होगा, लेकिन हमने डिस्काउंट पे परचेज किया तो हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, और ये प्रीमियम पे रिडीम होगा तो हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ गया। तो इन तीनों का नेट इंपैक्ट ये है कि हमारा आईआरआर 7.51% है। आगे कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वाज 19,400 एट 31 दिसंबर 2004 एंड 20,400 एट 31 दिसंबर 2005। 19,400 की फेयर वैल्यू है पहले साल के आखिर में, 20,400 की फेयर वैल्यू है दूसरे साल के आखिर में। Calculate the amount to be recognized in the financial statement of the company if it is classified at fair value through OCI and it is sold at its fair value on 31st December 2011। कहता आपने इस बॉन्ड को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में रखना है और आपने सेकंड ईयर के एंड पे इसे फेयर वैल्यू पे बेच दिया है। अच्छा, ये 2011 नहीं है, ये 2005 है। तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सर हमने बॉन्ड परचेज किया है 1 जनवरी 2004 पे और 3 साल की इसकी मैच्योरिटी यानी कि 2004, 2005 और 2006। अब अगर मैं ये देखूं कि मैंने इसको इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड किया होगा, तो सर हमने 1 जनवरी 2004 पे इनिशियली इसको रिकॉर्ड किया होगा डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट कैश क्रेडिट। इतने से सर 20,000 का बॉन्ड है और हमने 5% के डिस्काउंट पे परचेज किया तो मल्टीप्लाई बाय 95%, तो ये आ जाएगा 19,000। और 500 की हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है तो ये आ जाएगा हमारे पास 19,500। तो डेट इन्वेस्टमेंट 19,500 से डेबिट और कैश 19,500 से क्रेडिट, यानी कि अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में हमारे पास ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट 19,500 आ रही होगी। अब ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट पे हम आईआरआर के हिसाब से इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे तो आईआरआर है हमारे पास 7.51%। कूपन हमेशा फेस वैल्यू पे अप्लाई होता है तो हमारे पास 20,000 की फेस वैल्यू और कूपन रेट है हमारे पास इस सवाल में 5% का और क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले मैं अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल पूरा कर लेता हूँ। तो पहले साल का इंटरेस्ट आ रहा है 1465, कूपन की पेमेंट तो 1000 कांस्टेंट रहेगी तीनों सालों में, और पहले साल के आखिर में क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट आ रही है 19965। फिर अगले साल की ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट 19965, इंटरेस्ट इनकम आएगी 1500, क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट आएगी हमारे पास 20465। फिर तीसरे साल की ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट 20465, इंटरेस्ट इनकम आएगी आपके पास 1537 और क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट आएगी आपके पास 21,000, क्योंकि ये 5% के प्रीमियम पे यानी कि 21,000 पे रिडीम होना था। अब हमने एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना दिया। तो इन्होंने हमें पहले और दूसरे साल के आखिर में फेयर वैल्यू बताई है। पहले साल के आखिर में 19,400, दूसरे साल के आखिर में 20,400। तो इसे भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 19,400 और 20,400। तीसरे साल के आखिर में फेयर वैल्यू की रेलेवेंस नहीं है क्योंकि जो मेच्योरिटी वैल्यू 21,000 वही हमारी फेयर वैल्यू भी है। कैरिंग वैल्यू का कॉलम मैंने फॉर द टाइम बिंग फुलफिल नहीं किया। अब हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं। देखिए पहले साल के आखिर में आपके पास इंटरेस्ट इनकम है 1465 और कूपन पेमेंट है 1000। तो हमारे पास 31 दिसंबर 2004 पे कैश डेबिट होगा 1000 से, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होगी 1465 से, और जो भी इन दोनों का डिफरेंशियल है 1465 और 1000 का, ये इतनी अमाउंट से हमारी डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी। तो डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट 465। अब ये एंट्री बनाने के बाद हमारे पास
पहले साल के आखिर में क्लोजिंग अमोटाइज कॉस्ट आ गई 19,965 और चूंकि पहला ही साल है तो जो क्लोजिंग अमोटाइज कॉस्ट है वही हमारी कैरिंग वैल्यू भी है, दैट इज 19,965। पहले साल के आखिर में फेयर वैल्यू है 19,400, फेयर वैल्यू 19,400 और कैरिंग वैल्यू 19,965। क्योंकि ये फेवर थ्रू ओसीआई है तो हमें इस कैरिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू पे लाना है। अब 19,965 की चीज को आप 19,400 की फेयर वैल्यू पे लाओगे, आपके पास फेयर वैल्यू का लॉस आएगा। तो हमारे पास 31 दिसंबर 2004 पे फेयर वैल्यू लॉस ओसीआई में डेबिट और डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट कितनी अमाउंट से सर 19,400 पे लाना है और 19,965 की हमारे पास फेयर वैल्यू है। तो 19,400 माइनस 19,965 ये आ जाएगा हमारे पास 565 565। अब ये एंट्री बनाने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट 19,400 हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट 19,400 हो गई। सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा वो ओपनिंग कैरिंग वैल्यू पे नहीं बल्कि ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, वो है 1,500 और 1,000 का कूपन। तो मैं 1,500 और 1,000 के कूपन की एंट्री बनाता हूँ 31 दिसंबर 2005 पे। सर हमारे पास कैश डेबिट होगा 1,000 से, इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट होगी 1,500 से और दोनों के डिफरेंशियल से हमारे पास डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट हो जाएगा, दैट इज 500। अब ये एंट्री बनाने के बाद आपके पास एज पर द अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल जो अमोर्टाइज कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 20,465। लेकिन दूसरे साल के आखिर में कैरिंग वैल्यू 20,465 नहीं, कैरिंग वैल्यू कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। देखो लास्ट ईयर के एंड पे आप जब इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाए थे तो 19,400 की फेयर वैल्यू या कैरिंग वैल्यू बन गई थी। सेकेंड ईयर के स्टार्ट पे कैरिंग वैल्यू 19,400 है। अब इस 19,400 में आपने मजीद 500 डेबिट किया, इस एंट्री में आपने मजीद इन्वेस्टमेंट को 500 से डेबिट किया। तो यानी कि सेकंड ईयर की कैरिंग वैल्यू में मैं कैलकुलेट करने के लिए 19,400 में 500 डेबिट प्लस कर दूं तो सेकंड ईयर के एंड में जो हमारे पास कैरिंग वैल्यू आ रही है वो आ रही है 19,900। मैंने क्या करा कि फर्स्ट ईयर के एंड की फेयर वैल्यू उठाई प्लस जितना अमाउंट हमने इस एंट्री में इन्वेस्टमेंट में डेबिट या क्रेडिट करना है वो अमाउंट हम ऐड या लेस करेंगे। या आप यूं भी कर सकते हैं कि अगर आप 19,400 में इंटरेस्ट इनकम को ऐड करें और कूपन को लेस करें तो भी आपके पास 19,900 ही बनेगा। 19,400 प्लस 1,500 माइनस 1,000, सर ये आ गया हमारे पास 19,900। यानी कि सेकंड ईयर के एंड पे कैरिंग वैल्यू 19,900 है बिफोर फेयर वैल्यूएशन और फेयर वैल्यू कितनी है 20,400। 19,900 की चीज को 20,000 पे लाना यानी कि फेयर वैल्यू गेन आ रहा है। तो सेकंड ईयर की एंट्री मैं यहां बना लेता हूं 31 दिसंबर 2005 पे डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट और अब फेयर वैल्यू का गेन ओसीआई में क्रेडिट होगा। कितनी अमाउंट से सर 20,400 की फेयर वैल्यू है और 19,900 की कैरिंग वैल्यू है तो हमारे पास 500 का गेन आ गया। अब इन्होंने सवाल में कहा है कि हमने सेकंड ईयर के एंड पे इस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे बेच दिया। तो यानी कि सेकंड ईयर के एंड पे 31 दिसंबर 2005 पे हमारे पास कैश डेबिट हुआ होगा 20,400 जो कि फेयर वैल्यू है और डेट इन्वेस्टमेंट जिसकी कैरिंग वैल्यू भी यही आ रही है तो डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट 20,400। क्योंकि ये डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी है तो जो भी फेयर वैल्यू का रिजर्व है वो आपका पीएनएल में रिसाइकल हो जाएगा एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। तो हमने पहले साल के आखिर में 565 का फेयर वैल्यू लॉस डेबिट किया था और दूसरे साल के आखिर में आपने 500 का फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट किया है। तो 565 का डेबिट और 500 का क्रेडिट यानी कि फेयर वैल्यू रिजर्व में 65 का डेबिट बैलेंस है, फेयर वैल्यू रिजर्व में 565 का डेबिट बैलेंस है। इसको खत्म करने के लिए 31 दिसंबर 2005 पे रिसाइकलिंग ऑफ गेन या लॉस पीएनएल में डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट कितने से 65 से। अगेन ये 65 का नंबर कैसे आया कि 565 से आपने डेबिट किया था, ये जो हमने यहाँ नोट किया, और 500 से आपने क्रेडिट किया तो नेट डेबिट बैलेंस कितना बचा है 65 का और वो डेबिट बैलेंस तो खत्म करने के लिए फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट किया और रिसाइकलिंग पीएनएल में बेसिकली लॉस डेबिट किया 65 रुपए। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखता है। थैंक यू।